चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे फ्रांस में 1848 ईस्वी की क्रांति का। 1848 ईस्वी क्रांति का ये बंद करिए। देखिए, फ्रांस में एक समय आता है 1848 ईस्वी, और इस समय फ्रांस का राजगद्दी पे एक राजा बैठता है जिसका नाम था लुई फिलिप। लुई फिलिप शुरू में उदारवादी था मगर बहुत ही महत्वाकांक्षी था। और जब इसने क्या किया, लोगों को खुश करने के लिए, अमीर लोगों को खुश करने के लिए उसने एक नीति अपनाई, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय। और इस नीति के माध्यम से अपनाते हुए उसने एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जिस व्यक्ति का नाम था गीजो। और गीजो काफ़ी ज़्यादा खराब आदमी था, वह कट्टर प्रतिक्रियावादी आदमी था। वह ना तो समाज में कोई कानून पास होने देना चाहता था समाज के लिए, ना तो सामाजिक रूप से कभी समाज को सुधारना चाहता था, और ना ही आर्थिक रूप से किसी को आगे बढ़ना देना चाहता था। इतनी खराब परिस्थिति थी गीजो का। जब गीजो इस तरह काम कर रहा था तो आगे जाकर उसने समान नागरिक संहिता का अंत कर दिया जो लुई 18वां के द्वारा बनाया गया था। समान नागरिक संहिता को जिसने अंत किया, इसी के लेकर फ्रांस में क्या हुआ, सुधारवादी जितना भी थे जो सुधार चाहते थे देश में, उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया गीजो के खिलाफ। हुआ क्या, तो आंदोलन के रूप में उन्होंने एक भोज दिया, पेरिस में एक भोज दिया, और उसी भोज में हर जगह बैरिकेड लगा दिए गए, रोक दिए गए। इस चीज को देखकर लुई फिलिप ने राजगद्दी को छोड़कर इंग्लैंड भाग गया, और अंततः वहां पर बुर्बो वंश का अंत हो गया। जैसे ही बुर्बो वंश का अंत हुआ तो वहां पर सत्ता जो था दो व्यक्तियों के हाथों में चला गया, एक सुधारवादी व्यक्ति के हाथ में और एक था गणतांत्रिकवादी व्यक्ति के हाथ में। सुधारवादी में एक व्यक्ति का नाम था, जिनका नाम क्या था, सुधारवादी। तो सुधारवादी कौन थे, तो सुधारवादी का नेता था कौन, तो वह था आप लोगों को सुधारवादी लुई बला था, और गणतंत्रवादियों का नेता कौन था, मार्टिन। इन दोनों के हाथ में गया, परंतु इनके बीच मतभेद हो गया था। इसी मतभेद को देखते हुए वहां के एक व्यक्ति था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने वहां के राजगद्दी को अपने हाथ में ले लिया और शासन व्यवस्था को चलाने लगा। वहीं लुई नेपोलियन ने फ्रांस का क्या बन गया, सम्राट बन गया। बाद में मतभेद हुआ था। ये सभी बातें हमने आपको बता दिया। अब बात आएगी सर, इसका एक छोटा सा अपनी भाषा में नोट्स बना दीजिए। चलिए शुरुआत कर देते हैं। टॉपिक डाल दिए हैं 1848 ईस्वी की क्रांति। लुई फिलिप गद्दी पर बैठा। यह एक उदारवादी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपनाया। इसने 1840 में
गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। इसने 1840 को में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनाया। गीजो एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वह किसी भी वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक सुधार नहीं चाहता था। सुधार नहीं चाहता था। 22 फरवरी 1848 को 22 फरवरी 1848 को पेरिस में पियर्स के नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन किया गया हुआ। जगह जगह विरोध शुरू हुए। 24 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई फिलिप गद्दी छोड़कर भाग गया। लुई फिलिप गद्दी छोड़कर भाग गया। गणतंत्रवादी नेता मार्टिन था। और सुधारवादी नेता कौन था? नेता लुई बाला था। दोनों में मतभेद हो गए। तब फ्रांस का शासक लुई नेपोलियन बना।
ये था पूरा का पूरा 1848 ईस्वी का पूरा क्रांति जो पूरा डेटा में दिया हुआ है। तो ये था 1848 ईस्वी क्रांति। और इसके बाद फ्रांस में क्या हुआ कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया और गणतंत्र राजतंत्र की स्थापना हो गई, यानी संविधान के द्वारा चलने वाला सरकार बना फ्रांस में। और यही फ्रांस में क्रांति के कारण यूरोप के अन्य देशों में भी क्रांति की शुरुआत हो गई थी। यूरोप के अन्य देशों में, चाहे वह इटली हो, चाहे वह आपको जर्मनी हो, ठीक है, चाहे आपका डेनमार्क हो, स्विट्जरलैंड हो, आयरलैंड हो, पोलैंड हो, इंग्लैंड हो, सभी क्या हुए, प्रभावित हुए किससे? फ्रांस के क्रांति के 1848 ईस्वी क्रांति से। हो गया? हो गया। चलिए, तो ये था कौन सा क्रांति? 1848 ईस्वी क्रांति। ये पूरा का पूरा क्रांति है। अब देखिए, इस 1848 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में ये हुआ था, मगर इस क्रांति का प्रभाव देश के अन्य, यूरोप के अन्य देशों में भी पड़ा। जैसे अगर बात किया जाए तो इस क्रांति का प्रभाव इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, इन सभी देशों में पड़ा। मगर हम सभी देशों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम मुख्य रूप से इसमें इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, इन जैसे देशों के, डेनमार्क जैसे देशों के बारे में पढ़ेंगे, पोलैंड जैसे देशों के, मतलब तनी तनी सबके बारे में पढ़ेंगे जो 3-4 गो है। मगर मुख्य रूप से हम लोग इटली के बारे में और जर्मनी के बारे में जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इस क्रांति के बाद इटली का एकीकरण हुआ, इसी क्रांति के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, और इस क्रांति के कारण ही इनका मार्ग प्रशस्त हुआ। तब जाके इटली यूरोप में दिखाई दिया, जर्मनी दिखाई दिया। तो कैसे इटली की एकीकरण की शुरुआत होती है, इसको हम लोग देखेंगे। टॉपिक डालिए इटली का एकीकरण। टॉपिक डालिए इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण। देखिए, इटली के एकीकरण में बात है कब की? 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। कौन? इटली। इटली क्या था? इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। भौगोलिक अभिव्यक्ति का मतलब 19वीं शताब्दी में इटली कोई देश के रूप में नहीं था, बस एक जगह था, एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। यहाँ ये एरिया है, इस प्रकार से था, कोई राष्ट्र नहीं था। जहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। अब इटली एक आज तो देश है, मगर इटली पहले छोटे छोटे विखंड में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी। मतलब इटली देश के लोग एक होते हुए भी उनमें इतना राज्य था, तो वो कहता था कि हम फलाना राज्य के हैं, वो कहता था कि हम यहाँ के राज्य के हैं, वो कहता था कि मेरा राज्य यहाँ पर। इटली देश के लोग आपस में लड़ते थे, आपस में अलगाव था, आपस में बनाव नहीं था। वो कहता था मेरा एरिया यह है, मेरा एरिया यह है। इस प्रकार से अलगाव थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी। देखिए, हम बात कर रहे हैं इटली का। अगर इटली की बात किया जाए तो इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था।
इटली के एकीकरण होने में भी कई समस्याएं थी। जैसे इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इटली के एकीकरण में विदेशी हस्तक्षेप थे। जैसे फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसा देश वो नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, इसीलिए इटली पर दबदबा बना के हमेशा रखता था ताकि इटली के एकीकरण संभव ही ना हो सके। यही नहीं, इटली के एकीकरण में यह भी प्रॉब्लम था। एक इटली का राजधानी था पहले रोम, जो आज राजधानी है, पहले रोम एक क्षेत्र था। उस रोम में ना, उस रोम पर पोप का अधिकार था। पोप जैसे जो गिरजाघर के जो मुख्य पादरी होते हैं, फादर होते हैं, उनको पोप कहा जाता है। वह चाहते थे ना कि इटली का एकीकरण मैं करूं, और कैसे करूं? धर्म के आधार पे करूं, धार्मिक रूप से पूरा इटली का एकीकरण हो सके। अब भाई इसके कारण इटली का क्या एकीकरण में बहुत बाधाएं हो रही थी। जैसे भौगोलिक राज्य, मतलब छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इसके अलावा इटली ऑस्ट्रिया और फ्रांस का अधिकार हस्तक्षेप था, और रोम पर पोप का अधिकार था। इसीलिए इटली के एकीकरण नहीं हो रहा था। कोई करने जा रहा था तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसीलिए इटली के एकीकरण संभव ही नहीं हो पाया था। मगर इटली के एकीकरण में 3 गो हीरो होते, 3 गो हीरो साथ देंगे तब जाके होगा। सबसे पहले इटली के एकीकरण में आएगा जिसका नाम था मेजिनी, सबसे पहले वो आएगा। इटली के एकीकरण की शुरुआत वहीं करेगा, इसीलिए इटली के एकीकरण का पिता मेजिनी को कहा जाता है। फिर इटली के एकीकरण वह पूरा नहीं कर पाएगा, तब जाके इटली के एकीकरण करने के लिए एक राजा आएगा जिसका नाम था सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा, जिसका नाम था विलियम प्रथम। विलियम प्रथम अपना एक प्रधानमंत्री चुनेगा जिसका नाम था काउंट काउर। और काउंट काउर जब आएगा तो वह क्या करेगा, इस इटली के एकीकरण के लिए कूटनीति का प्रयोग करेगा। उसने जब देखा कि इटली के एकीकरण को कौन नहीं होने दे रहा है, तब काउंट काउर जब आता है तो देखता है कि इटली के एकीकरण में तो ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप कर रहा है, ऑस्ट्रिया नहीं करने दे रहा है इटली के एकीकरण। तब उसने कहा कि इसका मतलब इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा दुश्मन ऑस्ट्रिया देश ही है, ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रिया ही है। और ऑस्ट्रिया के चांसलर जानते हैं कौन है? मेटरनिक। इसीलिए ऑस्ट्रिया को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हराना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है काउंट काउर। और काउंट काउर ने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए सहयोग लिया किसका? फ्रांस का, क्योंकि फ्रांस एकमात्र ऐसा देश था उस समय ऑस्ट्रिया को हराने की क्षमता रखता था। और ऑस्ट्रिया के साथ फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया को कुचलने की क्षमता रखता था। इसीलिए काउंट काउर ने क्या किया, एक युद्ध हुआ फ्रांस और ऑस्ट्रिया में, और फ्रांस में युद्ध हो रहा था 1853-54 में। इस युद्ध का नाम दिया गया था क्रीमिया युद्ध। ये युद्ध का नाम था क्रीमिया युद्ध। इस क्रीमिया युद्ध में ना काउंट काउर बिना बुलाए फ्रांस की तरफ चला गया और लड़ाई में हिस्सा ले लिया। अब लड़ाई लड़ रहा है भाई फ्रांस। अब देखा कि इधर घोड़ा वोड़ा लेके सेना पूरा एकदम लेके तैनात आ गया है काउंट काउर। फ्रांस देखे चकित तो अरे बिना बुलाए मेहमान, हम तो बुलाइबो नहीं किए थे लड़ाई करने के लिए, और दोस्त बन के हमारा आ गया, कह के आओ लड़ो। लड़ाई चालू हो गया, मारा एकदम पूरा धुरकुस मिला दिया किसको? ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया पराजित हो गया। फ्रांस खूब खुश हुआ कि बिना बुलाए कैसे आ गए काउंट काउर। तो कहा कि आप हमारा मित्र हैं, आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आइए जाएंगे। ओ चलिए, युद्ध में तो जीत गए हम लोग। अब जब सम्मेलन हो रहा था पेरिस शांति सम्मेलन, तो उस पेरिस शांति सम्मेलन में काउंट काउर को बुलाया गया कि आइए। अब काउंट काउर जब पेरिस शांति सम्मेलन में आया और ऑस्ट्रिया के सामने जब आए, तो ऑस्ट्रिया तो नहीं चाहता था कि इटली का कोई भी व्यक्ति आए। जब इटली के कोई व्यक्ति को देखा जो मेटरनिक था, वो देख कर एकदम चकित हो गया, अरे ये कैसे आ गया? फ्रांस का है, तुम इसको बुला लिए? फ्रांस ने कहा कि यह मेरा साथ है, मेरा दोस्त है। अब इसी बीच में काउंट काउर ने कहा कि देखिए फ्रांस से सब सम्मेलन था, सब देश लगे थे, आए थे, इसी में कहा कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा देखिए यही है, कौन? ऑस्ट्रिया नहीं होने दे रहा है। और इस बात को लेकर सब भुनभुनाने लगे, काहे भाई, काहे भाई, काहे दिक्कत हो रहा है? सारा यूरोप के लोग खलबली मचा दिया। किसके कारण? काउंट काउर के द्वारा। अगर नहीं गया होता युद्ध में, नहीं साथ दिया होता, ऐसा होता नहीं। तो क्रीमिया के युद्ध में गया, साथ दिया, जीता, और फ्रांस उसको बुलाया, आमने सामने भेंट हुआ। उसी सम्मेलन में यह भी अपना बात रख दिया काउंट काउर। इस तो यूरोप में खलबली मच गया। भाई कौन दोषी है? तो ऑस्ट्रिया है। काहे नहीं इटली का एकीकरण होने दे रहा है? बार बार आड़ंगा काहे अड़ा रहा है? इस बात को लेकर इटली बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुआ। समझ में हुआ? कौन? ऑस्ट्रिया बड़ा शर्मिंदगी महसूस किया। इस तरह काउंट काउर ने क्या किया,
फ्रांस का सहयोग लेकर अपनी इटली की समस्या पूरे यूरोप की समस्या को बना दिया। सारे लोग जान गए कि कौन दोषी है, कौन बाधा पहुंचा रहा है। अब काउंट काबूर की सारी जगह हो हल्ला होने लगा, सब जगह इसका बड़ाई करने लगा, अरे भाई गजब आदमी है, कैसे कैसे एकदम युद्ध में हिस्सा लिया, कैसे अपने साथ मिला लिया और उसको दोषिया ठहरा दिया, कम से कम चलो ये तो काम किया। इसी बीच में फ्रांस को उसने कहा, उसने फ्रांस के साथ एक समझौता भी कर लिया काउंट काबूर। कहा कि देखिए हम आपको 2 राज्य दे रहे हैं और 2 राज्य आप ले लीजिए हमसे, और 2 राज्य लेने के बाद जब हम इस क्षेत्र पे इटली के एकीकरण करेंगे, समझ में आया, और तब आप हमारा साथ दीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार से वह ऑस्ट्रिया हम पर आक्रमण करने की सोचेगा तो आप हमारा सहयोग दीजिएगा। फ्रांस ने कहा कि दिल खोलकर, आप सोचते क्यों हैं, आप तो बिना बुलाए हमारे साथ लड़े हैं, आप तो मेरा मित्र हैं, और इसके अलावा बदले में 2 राज्य भी आप हमको दे रहे हैं, और इतनी से हम काम नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, आप हमको जब जो ढूंढिएगा तब। काउंट काबूर मने मन कर रहे थे, यही तो सोच रहे थे कि तुम कहो अब तुम मेरा काम पूरा करोगे। अब क्या हुआ कि काउंट काबूर जो था वह तो कहाँ के प्रधानमंत्री था, इटली का। इटली में भी पूरा इटली के नहीं, क्योंकि इटली कई राज्यों में बटाना था, जैसे कैसे आज भारत 28 राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में, उसी प्रकार इटली भी कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा था। उसी में एक क्षेत्र था जिसका नाम था सार्डिनिया पिडमोंट। क्या नाम था? सार्डिनिया पिडमोंट शासक था उसका विलियम प्रथम, उसी का प्रधानमंत्री था कौन? काउंट काबूर। तो सार्डिनिया पिडमोंट राज्य का ये था और चाहता था कि सारा राज्य हमारा मिलकर एगो इटली देश बन जाए। तो इसी बीच में क्या हुआ कि प्रासा में और ऑस्ट्रिया में कुछ जमीन के लेकर विवाद होने लगा। जमीन के लेकर क्या हो गया? सीमा के लेकर विवाद हो गया और इन दोनों में लड़ाई हो गई। और इन दोनों में जैसे लड़ाई हो गई तो काउंट काबूर के सहयोग देने के लिए फ्रांस पीछे से क्या हो गया? आ गया। और फ्रांस की सेना जब आ गई तो आगे की सेना कमजोर न पड़ने लगी और फिर मारा मारी शुरू। समझ में? इसी बीच में फ्रांस का दिमाग जागा कि अरे बाप रे बाप, काउंट काबूर का महत्व तो इतना बढ़ गया इटली में कि सभी लोग काउंट काबूर को खाली नारा लगा रहे हैं, काउंट काबूर जिंदाबाद, काउंट काबूर जिंदाबाद। सब इसी के पीछे आ रहे हैं। अगर इसी के पीछे सब आ जाएंगे तो ये तो जो चाहेगा वो कर देगा। इटली का जो फ्रांस ने कहा कि इसका मतलब कि ये तो हमारे साथ बहुत बढ़िया दिमाग लगा दिया है। समझ में आ? उसने फटाक से अपनी सेना को क्या किया? पीछे खींचा। कहा कि अभी लड़ाई नहीं। उसने ऐलान कर दिया कि दोनों के बीच में युद्ध नहीं होगा, शांति कर देते हैं। समझ में? और उसने शांति समझौता करके झगड़ा को ओरिया दिया। पहले काउंट काबूर पकड़ लिया कि तो लगता है कि मेरा चाल पकड़ रहा है। समझ में? काउंट काबूर ने फिर लालच दे दिया। कहा कि देखिए मैंने इस जो क्षेत्र लोम्बार्डी नामक क्षेत्र जीत लिया है और ये मैंने सिवाय नामक उसको दे दिया है, मैं आपको एक और दे रहा हूँ, नेपल्स और सिवाय एक और क्षेत्र दे रहा हूँ, ले लीजिए ये मेरा क्षेत्र राज्य। अब राज्य देखकर फिर फ्रांस ललच गया, अगर ये तो मेरा इटली का एक और क्षेत्र बड़ा से दे रहा है, चलो। अब काउंट काबूर ने क्या किया? उसी को दे दिया और फ्रांस को अपने तरफ मिला लिया। कहा कि देखिए अगर मेरा जितने भी क्षेत्र में जो लोग एकीकरण के लिए आएंगे, जो इमैनुअल जो विलियम प्रथम के पक्ष में आएंगे और सब लोग उत्तर और दक्षिण मध्य इटली के लोग अगर एक होना चाहेंगे तो आप किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करिएगा। फ्रांस ने कहा कि एकदम नहीं करेंगे, जाइए करिए आराम से, हमको जो मिला था क्षेत्र वो क्षेत्र मजा है। कहा कि बस यही चाहते थे, तुम लालच करो एक बार। उसने लालच किया और इस प्रकार से फ्रांस चुपचाप हो गया। और तले इसी बीच में काउंट काबूर ने क्या किया? विलियम प्रथम के सहयोग से उसने उत्तरी और मध्य इटली के एकीकरण करने के लिए आगे बढ़ा और इस प्रकार से उत्तरी और मध्य इटली को एक करके सभी लोगों को इकट्ठा करके एक इटली राज्य बना दिया। अब खाली इटली में 2 क्षेत्र छूट गया था, जो फ्रांस वाला क्षेत्र यानी दक्षिण इटली और एगो जिस पर अधिकार किसका था? रोम का। अब इन दोनों को ही करना था। आधवा इटली का कर दिया 1862 ईस्वी आते आते कर दिया गया। और इसी बीच में जब ये कर दिया गया तो 1862 ईस्वी तक कौन? काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल प्रथम। तब जाके एक और हीरो आता है जिसका नाम था कौन? गैरीबाल्डी। कौन आएगा? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इटली के एकीकरण करने के लिए आगे आया। गैरीबाल्डी एक पेशे से नाविक था, मगर उसके पास अपनी सेना होती थी, अपना उसके स्वयंसेवक होते थे। उन्हीं स्वयंसेवक और अपनी सेनाओं की सहायता से एक संगठन बनाया और संगठन बनाकर उसने सिसिली और नेपल्स जैसे राज्यों पर आक्रमण करने का सोचा। दक्षिण भारत पर, दक्षिण भारत नहीं, दक्षिण इटली पर। दक्षिण इटली में जब आक्रमण करने के लिए गया
तो पूरा इटली के लोग उसके क्या हो गए, शासन में और उसके प्रभाव में आ गए और गैरीबाल्डी का नारा लगाने लगे। क्योंकि दक्षिण भारत में फ्रांस का शासन था, बुर्बो राजवंश का शासन था और फ्रांस का शासन बहुत ही खराब था। सब लोग उब गए थे दक्षिण इटली के लोग। इसीलिए जब गैरीबाल्डी जाता है तो सब उसके पीछे आ जाते हैं और कहते हैं कि गैरीबाल्डी हमारा शासक बनना चाहिए। इसी बीच में लेकर उसने गैरीबाल्डी के पूरे एरिया में के लोग उसके साथ आ जाते हैं और इस प्रकार से दक्षिण इटली का एकीकरण गैरीबाल्डी अपने हाथों से कर देता है। गैरीबाल्डी अब इटली का जब दक्षिण इटली का एकीकरण करता है तो एगो खाली बचा रहता है, कौन? नहीं, रोम, जो पोप का अधिकार में था, जो वो चाहता था धर्म के आधार पर बने। अब उसको करने के लिए रोम पर आक्रमण करने के लिए सोचा, मगर इटली के जो गैरीबाल्डी था उसने, जो काउंट काबूर था, उसने कहा कि नहीं नहीं मत करिए आक्रमण, दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, मत करिए, अभी सही समय नहीं आया। गैरीबाल्डी कहता कि हम किसी की बात नहीं सुनते। वैसे भी उसको काउंट काबूर से पटता नहीं था। उसने अपनी सेना के लिए आगे बढ़ा। काउंट काबूर ने कहा कि सब मामला झुआ जाएगा। उसने विलियम प्रथम को क्या कर दिया, कहा कि जल्दी सेना भेजिए रोम को रक्षा करने के लिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा खेला। जैसे वो आक्रमण करने के लिए गैरीबाल्डी आगे आ रहा था तो रोम के चारों तरफ से धक सेना से घेरवा दिया। कौन? काउंट काबूर। और काउंट काबूर के मिलन होता है किससे? गैरीबाल्डी से। और गैरीबाल्डी उसको से समझाता है, देखो ऐसा मत करिए, दिक्कत, सब प्लान समझाता है। गैरीबाल्डी कहता है कि सारा सेना वापस आ जाइए, नहीं होगा, समझ में? बाद में इसी बीच में इन दोनों में समझौता होने के बाद दक्षिण इटली का शासक किसको बना दिया जाता है? विलियम प्रथम को। गैरीबाल्डी कहता है कि हम शासन नहीं संभालेंगे दक्षिण भारत का, विलियम प्रथम ही रहे। और बेचारा सब कुछ त्याग वाग कर चल जाता है खेती बाड़ी करने, किसान का जीवन जीने। इस बात को देखते हुए भारत के लोगों ने, भारत के नेताओं ने वर्णन किया गैरीबाल्डी का और उसके बातों के लिखा, उसके जीवनी के लिखा। इसके जीवनी को लिखने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। उन्होंने गैरीबाल्डी के जीवनी को लिखा और इस प्रकार से जब गैरीबाल्डी के जीवनी को लिखने के बाद गैरीबाल्डी खेती करना शुरू कर दिया। अब इसी बीच में 1862 ईस्वी में काउंट काबूर के क्या हो गई? मृत्यु हो गई, मर गए। अब अकेला पड़ गया कौन? सार्डिनिया पीडमाउंट का राजा विलियम प्रथम अकेला पड़ गया। अब कह रहा था कि भाई रोम का कैसे होगा। अब कहा कि अब डायरेक्ट सेना हिलाना पड़ेगा। उसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया रोम पर। जब आक्रमण कर दिया तो उसके बीच बचाव में कौन आ गया? उसके बीच बचाव में आ गया प्रसा। समझ में? ऑस्ट्रिया और प्रसा, ऑस्ट्रिया आ गया और ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच भयंकर युद्ध हुआ 1870-71 के बीच में। और इस बीच में उसने उसको पराजित करके विलियम प्रथम उस एरिया को जीत लिया और इस प्रकार से 1870 तक पूरे एरिया को उसने जीत कर 1871 ईस्वी में पूरे इटली को क्या कर दिया गया? कब्जा करके एकीकरण कर दिया गया और पूरा इटली का एकीकरण समाप्त हो गया, खत्म। चलिए, खत्म हो गया ना। ना जो बनाएगा तो बड़ा पछताएगा, अगर छूट जाएगा। ना छूटेगा। हाँ, बंटी घंटी हिला रही है। चलिए लिखिएगा ना। है मास्टर का काम, मास्टर का काम यही है, पढ़ाना आना। तो क्या करेंगे यार, सुबह में हमको टाइम नहीं मिलता है लेक्चर देने का ना। 20-25 मिनट टाइम में मिलता है और उसी में जल्दी जल्दी खत्म करने जाता है। हमारा के पढ़ावे खातिर कम से कम 45-50 मिनट चाहिए लेक्चर दे के सब बतिया समझावे खातिर, तब जाके होगा। समझ में? अवगरा में क्या बोला? धुधु 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 धुधु। अब सब लड़का आएगा ना, शाम में कर देंगे एसएसटी और खाली सुबह में पढ़ाएंगे पूरा घंटी। कौन चीज ना? साइंस मैथ, साइंस मैथ हमेशा। और एक में एसएसटी चलेगा, बढ़िया से पढ़ाई होगा, बढ़िया से आदमी समझेगा। रिवीजन करवा देंगे सर जी वाला घंटिया। टॉपिक डालिए इटली का एकीकरण। अरे
इटली के एकीकरण के लिए तीन हीरो आते हैं। कौन? 3 गो हीरो। कौन गो आते हैं हीरो? 3 गो। पहला कौन आते हैं? कौन आते हैं? मेजिनी। दूसरा कौन आते हैं? काउंट काउर आते हैं। और तीसरा कौन आते हैं? गैरीबाल्डी आते हैं। कौन? तो इटली के एकीकरण के लिए कौन हीरो आते हैं? 3 गो। सबसे पहले कौन इटली के एकीकरण का शुरुआत किया था? मेजिनी। दूसरा और तीसरा जो शुरुआत करता है उसी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। इटली के एकीकरण का जनक कौन है? मेजनी है। अब बात आता है कि सर मेजनी कौन है। टॉपिक डालेंगे मेजनी। दिखाई दे रहा है ना? अब लिखेंगे मेजिनी। यह एक सुधारवादी तथा राष्ट्रवादी और गणतंत्र विचारधारा का व्यक्ति था। व्यक्ति ए ए विचारधारा के व्यक्ति था। यह एक कुशल सेनापति था। हाँ का यह एक सुधारवादी राष्ट्रवादी गणतंत्र विचारधारा का व्यक्ति था। यह कुशल सेनापति था। इटली का एकीकरण कर एक गणतंत्र की स्थापना करना था। गणतंत्र की स्थापना करना था। इसने आए इसने एक गुप्त संगठन कार्बोनरी का किसका? कार्बोनरी का सदस्यता ग्रहण किया। इसने गुप्त संगठन कार्बोनरी का क्या किया? सदस्यता ग्रहण किया। अब कार्बोनरी गुप्त संगठन था और क्या कर रहा था? छापामार युद्ध कर रहा था। और छापामार युद्ध करके वहां के राजतंत्र को खत्म करना चाह रहा था। किसको? राजतंत्र को। मेजनी ने इटली के एकीकरण के लिए 1831 में
यंग इटली की स्थापना किया? यंग इटली स्थापना किया। और 1800 हो गया। 1833 में यंग यूरोप नामक संगठन बनाया। नामक संगठन बनाया किसने? मेजिनी। कौन था? मेजिनी। और इन्हीं के मदद से उसने क्या किया? इटली के एकीकरण का शुरुआत किया, परंतु वह सफल नहीं हो सका। जब सफल नहीं हुआ तो कौन आता है अब? दूसरा कौन व्यक्ति था? काउंट काउर। कौन आता है? काउंट काउर। चलिए आगे बढ़ा जाए। यही है कौन? कौन है? मेजिनी। मेजिनी, ठीक है। हाँ, मेजनी कहीं लिखता है, कहीं पर इंग्लिश में मेजिनी लिखता है। दोनों गलती नहीं है। कहीं कहीं पर ज्यूसेफ, सुनिए, कहीं पर ज्यूसेफ मेजनी लिखता है, कहीं पर एनसीईआरटी में ज्यूसेफ मेस आधा तो लगा के मेथसिनी लिखता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेजिनी है। अब कौन आता है? दूसरा हीरो कौन आएंगे? दूसरा हीरो कौन आएंगे? काउंट काउर। कौन? हाँ, इसी में थोड़ा सा लिखते हैं। मेजिनी 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किया, परंतु असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। इटली में सार्डिनिया पिडमोंट का राजा, सार्डिनिया पिडमोंट का राजा, हाँ, विक्टर इमैनुअल बना। कौन बना? विक्टर इमैनुअल बना। कौन बना? विक्टर इमैनुअल बना। अब सुनिए, 1848 ईस्वी तक एकीकरण करने का प्रयास किसने किया? मेजिनी। परंतु प्रयास असफल हो गया। जब असफल हो गया और वहां पर एक शासक था चार्ल्स एल्बर्ट, वो तो मारा गया, खत्म हो गया। तो अब नया शासक कौन आता है? नई शासक कौन आता है? किसका? इटली में एक राज्य था जिसका नाम क्या था? सार्डिनिया पिडमोंट। राज्य का क्या नाम था? सार्डिनिया पिडमोंट। और सार्डिनिया पिडमोंट का राजा कौन आता है नया? विक्टर इमैनुअल।
सार्डिनिया पिडमोंट का राजा कौन आता है? विक्टर इमैनुअल। और विक्टर इमैनुअल जब आता है तो अपना प्रधानमंत्री किसको बनाएगा? विक्टर इमैनुअल। इमैनुअल अपना प्रधानमंत्री किसको बनाता है? प्रधानमंत्री किसको बनाएगा? किसको बनाएगा? काउंट काउर को। काउंट काउर को, समझ में? काउंट काउर को। तो काउंट काउर को क्या बनाता है? विक्टर इमैनुअल अपना प्रधानमंत्री बनता है। अब हम लोग जानेंगे भाई काउंट काउर कौन है। काउर नाम तो है, काई तो अन्य कास्ते थे? काई नहीं, काउंट काउर काफी ज्यादा दिमाग से क्या थे? बरियार आदमी थे। समझ में आ? अरे टॉपिक डालिए, टॉपिक डालिए। काउंट काउर यह एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। ना पड़ेगा काजी, कूटनीतिज्ञ था। वह इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा, सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को। किसको मानता था? अठारह सौ 53-54 में क्रीमिया युद्ध, क्रीमिया युद्ध में बिना बुलाए फ्रांस का क्या दिया? साथ दिया। फ्रांस का क्या दिया? साथ दिया। बिना बुलाए किसका साथ दिया? फ्रांस का। एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा है सर हटिए। अच्छा हट जाते हैं। आवाबाजी, आवाबाजी करता नहीं, लाइव नहीं। हो गया? आगे बढ़े। हाँ तो सुन ले भरवा। फ्री में कौन चीज? फ्री में लेके जाते हो बानी, लेके जाते हो बानी। वो एकदम नीमन नीमन रेस्टोरेंट में खाना खिलावता नहीं, पूरा एकदम हर जगह एकदम आइसक्रीम खिलावता नहीं, एकदम 80-80 रुपया वाला। क्या सोचे के बटे? वो बस सुन ले बहुजा। देखिए ये है कौन? काउंट काउर। चलिए देखिए ये बातें समझ में आ गया? आप सुन लीजिए थोड़ा से। इसी बीच में 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी क्या हो गया? विवाद हो गया। और इसके कारण क्या हो गया? युद्ध आरंभ हो गया। किसके किसके बीच? ऑस्ट्रिया में और पिडमाउंट में। चले इसी बीच में फ्रांस क्या लेके आ गया? अपनी सेना उतार दी।
क्या एक वादा किया था कि जब भी आप सहायता मांगिएगा हम क्या करेंगे, आ जाएंगे। और ऑस्ट्रिया की सेना बुरी तरह क्या हो गई, पराजित होने लगी। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का क्या हो गया, कब्जा हो गया। तो ऑस्ट्रिया के एक बड़ा राज्य लोम्बार्डी पर किसका अधिकार हो गया, हाँ पिडमाउंट का शासक जो विक्टर इमैनुअल था उसका अधिकार हो गया। और लड़ाई लंबी होती जा रही थी। दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूल के समर्थन में क्या कर रही थी, बड़े जनसैलाब के रूप में एक हो रही थी। इसी को देखकर वो घबरा गया और कहा कि कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए उसने क्या किया, इस परिस्थिति को तैयार नहीं था। अतः वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद ही नेपोलियन अपनी सेना क्या कर ली, वापस बुला लिया। और जैसे बुला लिया उसने पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात को स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 1860 से 61 तक, कब से 1860 से 61 तक काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों, जैसे जैसे रियासत में कौन था, परमा था, मोडेना, टस्कनी, फवारा, बेलोजना, इन सब को क्या कर दिया, एक कर दिया। खाली किसको किसको छोड़ाकर, रोम को छोड़ाकर पूरे इटली को उसने मध्य और उत्तर इटली को क्या कर दिया, एक कर दिया। किसके, कौन, काउंट काबूर अपने दिमाग के माध्यम से। और इस प्रकार से ऑस्ट्रिया भी फ्रांस और इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट का समर्थन और कोई कदम नहीं उठाए। जब इसने आधा कर दिया तब आधा कौन करेगा, अब गैरीबाल्डी। तो गैरीबाल्डी के बारे में जानेंगे कम, आज ही जान ले, लिखवा दे, खत्म हो जाएगा पूरा इटली। अलग अलग खत्म करके शाम में ले लेता नहीं 80 नंबर का टेस्ट है वो चैप्टर से। आज कहाँ है के, जब खत्म हो जी तब एगो चैप्टर खत्म हो जीता। अदम एसएसटी के। अब तीसरा हीरो कौन आता है, हाँ? पैसे से क्या था, पैसे से क्या था, नाविक था। इसके पास क्या थी, स्वयं सेवी संगठन थी। इसके पास क्या था, अपना सेविंग संगठन था। इसने यह मेजनी के विचारधारा का क्या था, समर्थक था। इसने रक्त और लौह की नीति, वो तो गैरीबाल्डी ना, इसने सशस्त्र क्रांति के द्वारा, सशस्त्र क्रांति के द्वारा मतलब हथियार के बल पे, क्रांति द्वारा दक्षिण इटली का एकीकरण किया, इटली का एकीकरण किया। दक्षिण इटली के सभी लोग इसका समर्थक बन गए, बन गए। जब इसने रोम पर आक्रमण करने की बात कही तो काबूल रोक दिया, रोक दिया। अतः दक्षिण इटली को गैरीबाल्डी ने
विक्टर इमैनुअल को सौंपकर किसान का जीवन जीने लगा। किसका जीवन जीने लगा। इनकी जीवनी किसने लिखा? लाला लाजपत राय ने। इसी बीच 1862 में काउंट काउर का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। काउंट काउर का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। 1 घंटे एसएसटी पढ़ला पे तब ना मजा होता। आओ तेरे लबर 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 झबर लबर लबर। अब अकेला कौन बच जाएगा? अकेला बच जाएगा। इटली का अभी भी रोम का एकीकरण करना है ना। उधर काउंट काबूर किया किसका? उत्तर और मध्य का। आई कर दिया दक्षिण का। अब बीच वाला भाग है रोम का। अब रोम को कौन करेगा? अकेला क्या बचा है? कौन बचल है? तो गरीब वाली अब खेती करना चला गया। अब तो इसका काम खत्म। लास्ट में एक राजा बचता है जो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था, विक्टर इमैनुअल। अब वो लड़ाई करेगा और मध्य इटली को रोम को एकीकरण करेगा लास्ट में। चलिए आए। चलिए हो गया। अब देखिए ये पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया कौन? काउंट काबूर। कब मृत्यु हो गया? 1800 कितने में? 62 में मृत्यु हो गया ना। किसका? काउंट काबूर का। अब इटली का एकीकरण बेचारा नहीं देख पाया। रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण क्या था? बाकी था। किसका? रोम का। एगो कौन राज्य था? ये 2 राज्य बच गए थे एकीकरण से, एगो रोम एगो वेनेशिया। अब रोम और वेनेशिया को कौन एकीकरण करेगा? विक्टर इमैनुअल। अब विक्टर इमैनुअल अपन सेना उठाता है और क्या करता है? 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच क्या हो देता है? युद्ध छेड़ देता है। और इसी बीच में फ्रांस के लिए पोप का संरक्षण प्रदान करना संभव ही नहीं था। मतलब जो रोम पर अधिकार किसका था? पोप का। और उसका सहायता कौन कर रहा था? फ्रांस। तो अब फ्रांस ने लड़ाई में बाज गया। तो जब बाज गया तो फ्रांस नहीं जा पाएगा पोप के साथ। तले पीछे से निकल के कौन भाग गया? विक्टर इमैनुअल अपने सेना लेकर। तले विक्टर इमैनुअल जब देखा सेना लेकर आ रहा है तो पोप अपने आप को महल में लुकवा लिया। इस तरफ रोम का क्या हो गया? खाली हो गया। और रोम पर अधिकार कर लेता है और बाद में रोम को भी क्या कर लेता है? अपने क्षेत्र में मिला लेता है। कौन? विक्टर इमैनुअल। तो लास्ट में यही बातें हम लोग लिख लेते हैं। रोम और वेनेशिया राज्य एकीकरण से बच गया था। एकीकरण से बच गया था। किससे बच गया था? अतः विक्टर इमैनुअल ने अपने नेतृत्व में एकीकरण, इसका एकीकरण, नेतृत्व में एकीकरण करना शुरू किया। एकीकरण किया 1870-71 में। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लड़ैया 71 में प्रसा और किसके बीच?
फ्रांस के बीच क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण संभव हो गया। कब हुआ था इटली का एकीकरण? लास्ट में क्या डेट है? एकीकरण का डेट लिख लीजिए, इटली का पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए इस प्रकार 1871 ईस्वी में क्या हुआ? इटली का एकीकरण हुआ। कितने हीरो आए थे? तीनों का नाम याद रहेगा ना? बहुत बढ़िया। और उन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा। बताइए इटली के एकीकरण समझ में आ गया? पूरा क्लियर?